कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल नीलेश GST पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के ही अन्य नाम हुआ करते थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, और आचार्य चाणक्य के द्वारा रचना की गई थी अर्थशास्त्र की। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र हुआ करता था बिंदुसार, और बिंदुसार के कुल 101 लड़का हुआ करते थे। बिंदुसार का ही लड़का हुआ करता था अशोक। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, और 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सम्राट अशोक, अशोका द ग्रेट। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 269 BC में, और अशोक ने शासन किया था 232 ईस्वी तक। अशोक का जन्म हुआ था 304 BC में, और अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, और अशोक की पत्नी का नाम हुआ करता था कारुबाकी। तो अशोक का जन्म 304 BC में, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक को अन्य नामों से भी जाना जाता था। देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। तो देव नाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? तब सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का अशोक जो नाम है वो कौन से अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक तो मॉस्की एवं गुर्जर अभिलेख। और मॉस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर सम्राट अशोक को अशोक बताया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों की लिपि। अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? और भारत में जो सबसे पुराने अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अशोक के ही अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तब सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। आगे हम बात कर रहे हैं कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा कब गया और सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो अभिलेख थे वो 1750 में सबसे पहले टी पेंथिलर के द्वारा खोजा गया था। तो खोजा किसके द्वारा गया? टी पेंथिलर के द्वारा 1750 में। और सबसे पहले पढ़ा कब गया? तो 1837 में प्रिंसेप के द्वारा। 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और सबसे पहले जब खोजा गया तो 1750 में खोजा गया टी पेंथिलर के द्वारा। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है अशोक का जन्म 304 BC में, पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी। और अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मॉस्की एवं गुर्जर अभिलेख। अशोक के अभिलेखों में किन लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को कब खोजा गया? तो 1750। किसके द्वारा खोजा गया? टी पेंथिलर। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को कब पढ़ा गया? 1837। किसके द्वारा पढ़ा गया? तब आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अशोक से संबंधित ही एक युद्ध याद रखना है आप लोगों को, कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, और अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया था कलिंग युद्ध। यहाँ पर आप लोगों को 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? तो 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी, और 20वें वर्ष लुम्बिनी वन की यात्रा की थी। और कलिंग युद्ध अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया था। कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली। और कलिंग किस नदी के किनारे स्थित है? तो दया नदी के तट पर स्थित है कलिंग। जिस समय अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था उस समय कलिंग का राजा हुआ करता था नंदराज। और इसकी हमको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाने वाला था खारबेल, जो कि चेदी वंश से संबंधित था। तो यहाँ से इस चीज की हमको जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध के बाद बहुत ही मासूम लोग मारे गए, बहुत ही छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई। उस समय अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने एक धर्म अपना लिया था जिसका नाम था बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म की अशोक ने प्रेरणा ली थी। अशोक का ही भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था निग्रोध। तो निग्रोध से बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, तब सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था, तब आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अशोक के द्वारा ही अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों लोगों को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और अशोक के जो शिलालेख हैं, बृहद शिलालेखों की संख्या है 14। यहाँ पर स्तंभ लेख भी हैं। अभिलेख की यदि बात की जाए तो जो पत्थरों पर लिखे गए उन्हें कहा गया शिलालेख, स्तंभों पर लिखे गए उन्हें कहा गया स्तंभ लेख, और जो गुफाओं पर लिखे गए उन्हें कहा गया गुहालेख। तो शिलालेखों की संख्या है 14, स्तंभ लेख 7 और गुहालेख 3 है। सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो है 13वां, और यहाँ से पता लगता है हमको कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तब आंसर हो जाएगा 13वां। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है, तब सही आंसर हो जाएगा रोमनदेई अभिलेख, ये सबसे छोटा है। सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। और सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तब आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, रायसेन जिला में। अशोक का ही उत्तराधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था कुणाल। और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। अशोक के द्वारा ही स्थापना की गई थी श्रीनगर की। और अशोक लाट जो है उसमें 4 शेर दिखाई देते हैं। और क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तब सही आंसर हो जाएगा अशोक। मौर्य काल की यदि बात की जाए तो मौर्य काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था, तब सही आंसर हो जाएगा पढ़। मौर्य काल की मुद्रा कहलाती थी पढ़। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज याद रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं कि मौर्य वंश का ही अंतिम शासक हुआ करता था बृहद्रथ। और बृहद्रथ का ही सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर देता है और एक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है शुंग वंश। शुंग वंश चला था 185 बीसी से 73 बीसी तक। ये पहला ब्राह्मण साम्राज्य था। तो पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था, शुंग वंश। और शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही अशोक ने 84,000 स्तूपों का जो निर्माण कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने उनको तोड़वा दिया था, नष्ट करा दिया था। और एक स्तूप का निर्माण किया था पुष्यमित्र शुंग ने जिसका नाम था भरूत स्तूप। शुंग वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी विदिशा एमपी। और इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था और एक स्तूप बनवाया था जिसका नाम था भरूत स्तूप। तो भरूत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तब सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में रहते थे पतंजलि। और पतंजलि ने रचना की थी योग शास्त्र और महाभाष्य की। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे जिनको किया था पतंजलि ने। तो 2 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराए गए थे, तब आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। एक रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना है आप लोगों को, मालविकाग्निमित्रम। एक अग्निमित्र हुआ करता था और अग्निमित्र लड़का हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग का। और एक राजकुमारी थी जिनका नाम था मालविका। तो अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है मालविकाग्निमित्रम ने। और किसके द्वारा ये रचना रचित है, तब सही आंसर हो जाएगा कालिदास। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। और देवभूति के बाद इसके शुंग वंश के बाद में एक वंश आता है जिसका नाम है कण्वंश। कण्वंश के संस्थापक थे वासुदेव और कण्वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी पाटलिपुत्र और विदिशा। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा रचित रचना है, तब आंसर हो जाएगा कालिदास। और इसमें किन लोगों की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, तब आंसर हो जाएगा मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग का लड़का हुआ करता था अग्निमित्र।
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लंका में भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की थी? उपगुप्त से। जिस समय कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाया किसने था? खारवेल। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से प्राप्त होता है? मॉस्को एवं गुर्जरा अभिलेख। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। अशोक की पत्नी का नाम था कारुबाकी। इसके बाद बात कर रहे हैं सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान या पैठन, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। सबसे पहले भूमिदान का जो साक्ष्य मिले हैं, भूमिदान का उल्लेख मिला है, वो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तब आंसर हो जाएगा नाना घाट अभिलेख। और नाना घाट अभिलेख को जारी किसके द्वारा किया गया था? तो नागनिका। सतकर्णी प्रथम की पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था नागनिका, इसी के द्वारा नाना घाट अभिलेख को जारी किया गया था। नाना घाट अभिलेख की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। और नाना घाट अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है नाना घाट अभिलेख। सतकर्णी प्रथम सिमुक का ही उत्तराधिकारी हुआ करता था और इसी की पत्नी थी नागनिका। आगे हम बात कर रहे हैं कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक हुआ जिसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का 30वां शासक था। तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा ही शीशे के सिक्के चलवाए गए थे। तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। राजधानी थी पृष्ठान पैठन। भूमिदान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो नाना घाट अभिलेख से। और नाना घाट अभिलेख को जारी किसके द्वारा किया गया था? तो नागनिका के द्वारा। और सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। 30वां शासक हुआ करता था गौतमीपुत्र सतकर्णी और सातवाहन वंश के शासकों द्वारा शीशे के सिक्के चलवाए गए थे। उम्मीद है आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए नाइस डे।